बीरबल की चतुराई, बिना तराजू के हाथी का वजन। अकबर महल की सुबह हमेशा की तरह हल्की हलचल और उत्सुकता से भरी हुई थी। दरबार के पास खड़े लोग हाथ में चाय या नाश्ता थामे आज भी इसी सवाल का इंतजार कर रहे थे जिसे अकबर ने कल रात बोला था। बताओ बीरबल, मेरे हाथी का वजन बताओ, पर ध्यान रहे तराजू न होगा। किसी ने सुना कि किसी गांव में नया तराजू आ गया है, तो किसी ने कहा कि बाजार में भी पुराने तराजू मिलेंगे। पर अकबर ने साफ कहा था, किसी भी तरह का तराजू नहीं चलेगा। ये तो खेल बन गया था, और खेल में नाम था बीरबल। बीरबल वही शांत, वही खिलखिलाती सी आंखों वाला बुद्धिमान व्यक्ति था जिसकी बातों में अक्सर व्यंग्य हो और समाधान में चुटकी पकाने जैसा मजाक। वो राजा के सामने झुककर मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, बिना तराजू के भी ये काम संभव है, पर मुझे एक छोटी सी नाव चाहिए और कुछ हल्के भारी सामान जो हर गांव में आसानी से मिल जाए। अकबर ने चौंक कर पूछा, नाव? सामान? बताओ बीरबल, क्या चाल है तेरी? नवाब इम्तहान, बीरबल ने सिर हिलाकर कहा, हाथी को नाव में बिठाएंगे, नाव पर पानी की रेखा देखेंगे, फिर हाथी उतारकर नाव में समान स्तर तक चावल के बोरे या पत्थर भर देंगे, और जब रेखा समान आ जाएगी तब हम बूझ लेंगे कि कितने बोरे लगे। हर बोरे का जनरल वजन गांव में तय है, एक मठे का, एक माउंड का, जो भी आप चाहें। तब हम उन बोरों का कुल वजन निकाल लेंगे और हाथी का वजन पता चल जाएगा। ये तराजू नहीं, तरकीब है। दरबार में हल्का हंसी का समुंदर उठा। कोई बोला कि ये भी कैसे? पहले तो सबने सोचा था कि बीरबल कोई चमत्कार करने वाला है, पर बीरबल ने एक दो छोटे छोटे सवाल पूछ लिए। कितने चावल का बोरा माने? कितनी नाव लाएं? किन लोगों से मदद लें? सब चीजें जैसे जैसे स्पष्ट होती गईं, अकबर के चेहरे पर विश्वास का चिराग और बड़े होने लगा। कुछ लोग बोले कि ये तो बिल्कुल सीधा है, पर नामुमकिन भी। हाथी का वजन, वो भी बिना तराजू, किस तरह निकलेगा? बीरबल ने सामर्थ्य दिखाते हुए कहा कि उन्हें पूरा समय दीजिए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि महल के पास की चौड़ी नदी पर एक छोटी सी नाव लाई जाए। उस पर हाथी को बिठाकर पानी की रेखा देखी जाएगी। सुबह होते ही महल की पूर्व धारा पर चहल पहल तेज हो गई। हाथी का सवांदर, जिसके दुपट्टे पर सुनहरी रचना थी, नोंकदार तख्ती पर दस्ताने पहने हुए हाथी सवार मंडराते हुए आया। अधिकारी पहले थोड़े असहज थे। हाथी की हाइट और भारीपन को देखते हुए नाव का भार संभाला जाएगा कि नहीं, पर बीरबल ने हंसकर कह दिया, मुझे भरोसा है नाव मजबूत है। नहीं तो राजा के हाथियों का ऐसा मजाक हम किसी से नहीं करवाते। हाथी बड़ी शांति से नाव की ओर आया। नाव का आकार बड़ा था और आसपास की भीड़ सांस रोके देख रही थी कि हाथी नाव में बैठकर किस तरह पानी की सतह बदलेगी। जैसे ही हाथी को सावधानी से नाव के बीचों बीच बिठाया गया, नाव ने पानी में गहराई से जगह ली और पानी की रेखा पहले से कहीं ऊंची हो गई। बीरबल ने बैच में 1 इंच गहरे लकीर से पानी का रुख चिन्हित कर दिया। ये वही रेखा थी जिसका इस्तेमाल बाद में होना था। लोगों ने देखा कि जितनी भारी चीज नाव पर रखी जाएगी, उतनी ही अधिक नाव पानी में डूबेगी। यही सिद्धांत था जिसे बीरबल ने इस्तेमाल किया। हाथी को उतरवाया गया और नाव खाली कर दी गई। अब सवाल था, उसी रेखा तक नाव को कैसे भरेंगे? बीरबल ने कहा, गांव के दानाहारों से चावल के बोरे लाओ, वो बोरे जिनका वजन सबको मालूम है। यही के माप के हिसाब से यदि एक बोरे का वजन 20 मठे है और कुल बोरे इतने लगते हैं, तो कुल योजना से हाथी का भार निकाल लेंगे। लोगों ने कहा कि शहर के चावल की दुकान में बेशुमार बोरे थे और हर बोरों का पता खासी वजन भी सब जानते थे। एक मानक बोर का जो वजन तय था। दुकान से ढेर सारे बोरे लाई गई और नाव में सावधानी से रखा गया। बोरे इतने रखे गए कि चाह समझकर नाव पानी में उतार दी गई तब तक कि पानी की रेखा वही पुरानी लकीर छू ले। तब बीरबल ने बोरे गिनवाए। उधर दरबार के लोग और अकबर चुप रह गए,
जैसे मंदिर की घंटी बज रही हो। कोई बोरे गिनने लगा, कोई लेखा जोखा करने लगा। आखिरकार जब नाव वही पुराने चिन्ह पर पहुंची, बीरबल ने बोरे की संख्या घोषित की, जो कि बहुत बड़ी थी। सबने मिलकर देखा कि कुल इतने बोरे उन्होंने नाव में भरे और हर बोरे का मानक वजन उन दिनों के हिसाब से पक्का था। तो हाथी का कुल वजन भी निकल आया। अकबर कुछ सोच में पड़ गया, पर उसे एक शंका और भी थी। क्या यह तरीका हर बार काम करेगा? किसी ने कहा कि अगर बोरे का वजन हर बार अलग हो तो क्या? बीरबल ने फिर हंसकर जवाब दिया, जहांपनाह, हर एक उपाय में छोटे मोटे नियम होते हैं। अगर बोरे का वजन अलग हो तो हम वैसे पत्थरों या लोहे के टुकड़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका वजन सही ठीक मालूम हो। मेरी चाल बस इतना है कि हम किसी ऐसे सामान से नाव को भर दें जिसकी मात्रा या वजन हम गणित से जोड़कर निकाल सकें। तराजू नहीं चाहिए, क्योंकि तराजू का काम मापनाथ है और ये काम हम सीधे सीधे गिनकर भी कर लेते हैं। वहां खड़े लोग सोचने लगे। बीरबल की बात में तर्क था और अकबर ने अपने दिमाग पर गर्व महसूस किया कि उसने इतना बुद्धिमान मंत्री चुन रखा है। पर इसी बीच एक बेचारा व्यापारी आगे आया और बोला, जहांपनाह, अगर किसी ने हाथी के नीचे से नाव को खींचकर पानी का स्तर बदल दिया तो? बीरबल ने फौरन जवाब दिया, हमने नाव को राजदरबार की निगरानी में रखा है और यहां हर काम राजा के सामने हो रहा है। शंका और चालाकियों के लिए हमारे पास गवाह है। पर इसके अतिरिक्त मैं एक और तरीका बताता हूं, जो थोड़ी और मजेदार है। बीरबल ने चाहकर पहले तरीके को ही लागू किया। फिर सबने जब देखा कि कितने चावल के बोरे लगे, तो अकबर ने कहा कि अब वो समझ गया। पर बीरबल ने फिर भी सबको एक और आसान और चतुर तरकीब दिखाने की ठानी, ताकि भविष्य में भी किसी को शक न रहे। 2 दिन बाद बीरबल फिर ले आया वो नाव, पर इस बार उसने नदी के किनारे एक बड़ा कटोरा भी रखा और किनारे किनारे कई नलियां बिछवा दी। उसने हाथी को फिर से नाव में बैठाया और पानी की रेखा चिन्हित कर दी। फिर हाथी को उतारकर नाव को पहले की रेखा तक पानी से भरते भरते कहा कि वे पानी को एक बड़े जलघोड़े में भरेंगे, यानी पानी को एक बड़े कटोरे में भरकर मापेंगे। पानी जो नाव से निकला उसे वे अलग अलग बड़े छोटे बर्तनों में बांटेंगे, जिनका माप पहले से तय है। फिर उन मापों से कुल पानी का माप निकलेगा और पानी का घनफल जानकर हाथी की सामग्री का अनुमान निकलेगा। लोगों ने देखा कि बीरबल बिजली की तरह काम कर रहा था। गणना, मात्रा, माप और बुद्धिमत्ता का समागम। पर यह तरीका थोड़ा और मेहनती और समय लेता था, इसलिए महल के लोगों ने पहले वाले चावल के बोरों वाली तरकीब को ही ज्यादा सरल माना। कई दिनों बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी चालों में जैसे ज्ञान भी है और व्यंग्य भी, पर कभी कभी लगता है कि बुद्धिमत्ता का ये खेल शेष लोगों के लिए कठोर सिद्धांत भी बना देता है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, बुद्धि का असली काम यही है कि वो लोगों के दिमाग में नई राहें खोल दे, दुख कम करे और मुश्किलों का हल निकाल दे। अगर कोई मुश्किल है तो हम सोचकर हल निकालते हैं, और यही इंसान का बड़पन है। समय के साथ ये कहानी पूरे राज्य में मशहूर हो गई, कैसे बीरबल ने बिना तराजू के हाथी का वजन निकाला। लोग इस कथा को अपने अपने ढंग से बताने लगे। कोई उसे चतुराई का संकेत मानने लगा, तो किसी ने कहा कि ये विज्ञान की समझ थी। कुछ लोग मजाकों में ये भी कहते थे कि बीरबल ने तो बस गणित चलाकर लोगों का ध्यान खींचा। पर जिसने भी सुनकर आंखें खोली, उन्हें एक बात साफ दिखी, बुद्धि हर बाधा का सामना कर सकती है। एक शाम जब अकबर और बीरबल साथ साथ बगीचे में घूम रहे थे, अकबर ने कहा, आज जब मैं इन्हें देखता हूं तो लगता है कि सब चीजें तार्किक है, पर मानवता का मजा उन छोटी छोटी बातों में है जिनमें हम अपनी बुद्धि से खेल करते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा महोदय, बुद्धि और चतुराई एक ही सिक्के के 2 पहलू है, पर चतुराई यदि न्याय और सच्चाई के साथ जुड़ी हो तो वो चमत्कार कर सकती है, और यही मैंने आज दिखाया। तराजू नहीं थी,
पर गांव के वजनमान से हम हर चीज का अनुमान लगा लेते हैं। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी ये चाल मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रहेगी, बीरबल। वे दोनों हंसे और महल के चारों ओर फैली शाम की ठंडी हवा में बातें करते रहे। कहानी का असर सिर्फ महल तक नहीं रहा, गांव वाले भी अब अपने अपने तराजू और माप समझने लगे। किसी ने कहा कि बीरबल ने उन्हें न केवल समस्या का हल दिया, बल्कि सोचना भी सिखाया। बच्चे नदी के पास खेलते हुए नावों को पानी में उतारकर देखकर कहते, यही तो बीरबल की चाल थी। कहानी का अंत बड़ा सरल रहा। बीरबल ने बिना किसी जादू के केवल बुद्धि, गणित और थोड़ी सी हिम्मत से हाथी का वजन निकाल दिया। अकबर ने उसे इनाम दिया, पर बीरबल ने कहा कि असली इनाम जनता की समझ और शांति थी। मुल्क में लोग अब भी उस दिन को याद करते हैं जब नाव पर बैठे हाथी ने पानी की रेखा बदल दी थी और बीरबल ने चावल के बोरों की गिनती करके सबको चौंका दिया था। नैतिक 40 शब्दों में बुद्धि और कल्पना जब व्यावहारिकता के साथ मिलती है तो बड़ी से बड़ी समस्या हल हो जाती है। चीजें नापने के कई तरीके होते हैं। चतुराई वही है जो सीमाओं में भी रास्ता ढूंढ ले। अकबर की मूछें किसने नोची? अकबर की सुबह हमेशा किसी उत्सव से कम नहीं होती थी। महल के कमरों में हल्की हल्की रोशनियां फैलती तो दरबार के द्वारों के बाहर बाजार सी हलचल उठ जाती। सिपह सालार अपने अस्तबलों की ओर जाते, वही पुराने मजदूर अपनी ठेले लिए घूमते और रांगढोल की हल्की ध्वनि कहीं दूर से आती। पर उस दिन महल में हर बात पर गहरी सन्नाटा था। लोग आंखों में जिज्ञासा और चेहरे पर हल्की सी चिंता लिए महल के आंगन में इकट्ठा हुए थे। कोई चंद लोगों को आपस में फुसफुसाना सुनाया जाता, कोई सिर हिलाते हुए आगे पीछे चलता। अकबर का चेहरा सुबह से कुछ अलग लग रहा था। उसकी मूछें, जो हमेशा उसकी शान और गरिमा का हिस्सा रही थी, आज कुछ छोटी सी सूनी सी दिख रही थी। वे थोड़ी सी बांची हुई, थोड़ी सी दिखाई देती थी, मानो किसी ने उन्हें इतराकर काट दिया हो। दरबार में घबराहट फैल गई। कोई चिल्लाकर बोला, जहां पनाह, आपकी मूछें। अकबर ने धैर्य से सबको देखा और फिर थोड़ी नरमी से कहा, आज मेरे साथ कुछ हुआ है। मेरी मूंछों का कुछ हिस्सा खोस आ गया है। कौन ऐसा कर सकता है, मैं नहीं जानता। दरबार में मंच पर बैठे मंत्री और नवाब, कोई छोटा दर्शक, कोई दरबारी, सबकी निगाहें अकबर पर टिकी थी। कुछ ने सोचा कि ये कोई नई तरह की शरारत है, पर अकबर की आंखों में खेल की चमक न थी, वहां गंभीरता थी। बीरबल अपनी अंदाज में आया। कमरे में आते ही उसकी आंखों में वही शरारती चमक उभर आई। उसने अकबर को प्रणाम किया और धीरे से पूछा, महाराज, क्या बात है? अकबर ने बिना किसी को दोबारा बताए वो जो हुआ था कह दिया। दरबार में हंसी और सुरम्य आवाज के बीच कुछ निराशा सी महसूस हुई, पर अकबर ने स्पष्ट कहा कि ये किसी मजाक की तरह न लिया जाए, क्योंकि किसी ने जानबूझकर उनकी शोभा में हस्तक्षेप किया था। उन्होंने आदेश दिया कि दोषी को पकड़कर सजा दी जाए। बीरबल ने आंखें मूंदकर कुछ पल सोचा, फिर बोला, जहांपनाह, ये काम न तो आसानी से होगा और न ही गुप्त रूप से, पर मैं एक तरीका बताता हूं, जितना आप चाहे उतना सरल और सुलझा हो सकता है। उसके स्वर में आत्मविश्वास था और चेहरे पर तल्ख हंसी की छाप। अकबर ने आदेश दिया कि महल के सभी द्वार आगत चेक किए जाएं और किसी भी तरह की छेड़छाड़ के संकेत तलाशे जाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महल के अंदर किसी भी तरह की बाधा या जोरदार तलाशी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा करना अनावश्यक हो सकता था। वे चाहते थे कि मामला शांत तरीके से सुलझे। पहले कुछ दिनों में कई भ्रम उभरे। कोई यहां की नई लड़की को शक में लिया गया, कोई कहने लगा कि अकबर की ही किसी पुरानी शत्रु की चाल हो सकती है, जबकि कुछ लोग सोचने लगे कि ये तो किसी मंच निर्वाह का नई चाल है। किसी कवि या कलाकार ने राजा की मूंछों का मजाक बनाया होगा। पर बीरबल ने इन सब शंकाओं को टालते हुए कहा कि वह किसी न किसी संकेत को पकड़कर सच्चाई तक पहुंचेगा। दरबार में एक शाम बीरबल ने चाय की प्याली हाथ में लिए खड़े होकर कहा,
जहांपनाह, मूंछों का ऐसा मामला केवल भौतिक तौर पर नहीं देखना चाहिए। मूंछें राजा की पहचान है। ये सिर्फ बाल नहीं, बल्कि लोगों का ध्यान और सम्मान भी है। जिसने इन्हें नोचा है, उसने केवल राजा के बाल काटे नहीं, उसने लोगों की श्रद्धा पर भी चोट की है। इसलिए ये विषय बड़ा संवेदनशील है। उसकी आवाज में गंभीरता और व्यंग्य दोनों थे। बीरबल ने महल के सभी लोगों से अलग अलग बात करने की शुरुआत की, पर बिना किसी को ये जताए कि वे किस चीज की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने रसोइयों से बात की, कपड़े धोने वालों से पूछताछ की, नौकरों के बीच बैठकर उनकी बातें सुनी। हर छोटे से छोटे संकेत उन्होंने ध्यान से नोट किए। ऐसे दिन बीतते गए और बीरबल ने कई बातें देखी। कोई नौकर जिसकी आंखें अक्सर ज्यादा चमकती थी, कोई गीतकार जो अक्सर राजा के निकट आता और दूर निकलता। एक एक कर चीजों का ध्यान बीरबल के पास गया, पर कुछ भी स्पष्ट न हुआ। फिर एक रात उसने महल के पीछे के छोटे से आंगन में अपनी मशहूर चाल चली। उसने आदेश दिया कि आज रात सब दीप जला दिए जाए और कोई बड़ा शोर नहीं होना चाहिए। वो खुद आंगन में बैठा रहा और कुछ समय बाद राजा के दोस्तों को भी वहां बुलाया गया। सबने समझा कि ये कोई सामान्य मिलन है, पर बीरबल की चाल कुछ और ही बताती थी। रात गहरी हुई और चंद्रमा की रोशनी पत्तों पर छलक रही थी। तभी एक चिड़िया की तरह हल्की सी आवाज सुनी गई। कोई महल की दीवार के पास छुपा हुआ किसी को देखकर मुस्कुरा रहा था। बीरबल ने चुपके से कहा, आवाज सुनाई दी, कोई हमारे चारों ओर चल रहा है। सबने आंखें टाइट कर ली और ध्यान से आसपास देखा। तभी महल के पुराने हलवाई ने धीरे से कहा, महाराज, मैंने अक्सर देखा है कि रात में किराने के सामान की तस्करी और छोटे मोटे चोरियां होती रहती है, पर इनसे जुड़े लोग अक्सर भयभीत रहते हैं। अच्छा नहीं लगता। बीरबल ने उस हलवाई की बात सुनी और कहा, ठीक है, आज रात मैं थोड़ा खेल खेलूंगा। फिर उसने महल के कुछ इंजीनियरों से कहा कि वे मुट्ठी भर सूती धागे लाएं और उन धागों को राजा के कमरों से लेकर बाहरी आंगन के कोने तक छोटी छोटी सुई की तरह जाल बनाकर बांध दें। पर यह सब ज्यादा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि पलक झपकते ही पता चल सके कि कोई यहां से गुजरा है या नहीं। अगली सुबह महल में हलचल मची। सारे जाल खुले और कुछ धागे खिंचे हुए दिख रहे थे। बीरबल ने कहा, यह संकेत हमें बताता है कि रात में कोई जरूर आया था। फिर उसने उन धागों के रास्ते का पालन किया और देखा कि धागे किसी छोटे कागज के टुकड़े के पास जाकर खत्म हुए। उस पर एक तरह का रंग और तेल था, जो महल के रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले मसालों की तरह दिखता था। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ये निशान शायद किसी ऐसे व्यक्ति के होंगे जो खाना बनाता है या खाना संभालता है। दरबार के लोग हैरान थे। दोषी एक रसोइया? पर ऐसे किस्से आम नहीं होते। बीरबल ने कहा कि वो कोई बड़ा आरोप नहीं लगाएगा, पर पहले ये देखें कि इन निशानों के पीछे क्या कारण हो सकता है। उन्होंने रसोई के सामान की जांच करवाई और पाया कि कुछ मसालों की पैकेटिंग में हल्की गड़बड़ी थी। किसी ने पैकेटों के किनारों को थोड़ा सा खोला और फिर से बंद कर दिया था। यह संकेत देता था कि कोई कुछ तलाश कर रहा था या किसी चीज की छिपाने की कोशिश कर रहा था। बाद में बीरबल ने रसोई के कर्मचारियों से अलग अलग बात की। एक मध्यम आयु का रसोइया जिसकी आंखों में उदासी थी, उसने संकोच से बात की। वो अक्सर रात में अकेला रहता और कई बार उसे महल के कुछ पुराने सामान दिए जाते थे जिन्हें वो स्टोर करने जाता था। उसने बताया कि कुछ दिनों से महल के कुछ नए कर्मचारियों में अजीब सी घबराहट है। बीरबल ने उस रसोइये की बात पर ध्यान दिया, पर उसने कोई बड़ा कदम तुरंत नहीं उठाया। पर कुछ दिनों बाद एक और घटना हुई। राजा की मूंछों के पास लगे हुए एक छोटे से बाल की नोक एक पुराने कपड़े के टुकड़े पर मिली, जिसे अचानक किसी ने दरबार के एक कोने में रखा था। यह टुकड़ा किसी पुरानी पोस्टिंग का हिस्सा लग रहा था, जिस पर कुछ मिट्टी सा दाग और तेल के निशान थे। बीरबल ने इसे ध्यान से देखा और कहा, यह संकेत हमें किसी ऐसे व्यक्ति तक ले जाएगा जो अक्सर इन चीजों के साथ काम करता है, जो कपड़े संभालता हो, सफाई करता हो।
और रात में कुछ दफन कर देता हो। धीरे धीरे बीरबल के निशानों ने महल के कुछ छोटे लोगों की ओर इशारा किया। वे लोग जो अक्सर अंधेरे में काम करते, जो किसी के ध्यान में नहीं आते। एक रात बीरबल ने खुद उन लोगों के साथ बैठकर चाय पी और उनसे नम्रता से पूछा कि क्या उन्होंने कुछ अजीब देखा। कुछ लोग शर्माते हुए, कुछ भयभीत होकर, कुछ हंसते हुए मिले, पर उनमें से एक ने हिम्मत की और कहा कि उसने दरअसल तीसरी रात को एक आकृति देखी थी, जो बड़ी धीमी चाल से महल के करीने इलाकों से गुजरी, और उसकी अंगुलियां कुछ इस तरह से चल रही थी जैसे वह किसी चीज को नोच रही हो। बीरबल ने उस बयान पर ध्यान दिया और फिर धीरे से कहा, इसका अर्थ यही हुआ कि दोषी कोई ऐसा व्यक्ति है जो हाथ की गतिविधि से काम करता है। किसी की मूंछें नोचना, छेड़ना ये बड़े मनोमुग्ध लोगों का काम नहीं होता, बल्कि किसी छोटे, तेज और तेजी से काम करने वाले व्यक्ति का हो सकता है। तब बीरबल ने एक योजना बनाई जिसमें दिखाकर कुछ नई चीजें की गई, लेकिन उसका असली उद्देश्य छुपा रहा। उसने महल के कुछ पुराने नकली मूंछों के सेट बनवाए और राजा से कहा कि वे एक शाम को एक छोटे से मिलन में उन नकली मूंछों को पहनकर बैठे। पर वो रात असल में किसी तरह का जाल था। सो शाम जब महल थोड़ा शांत हुआ और चिरागों की रोशनी मध्यम हो गई, बीरबल ने देखा कि किस तरह से कुछ छायाएं दीवारों पर नाच रही थी। अचानक उसकी नजर एक छोटी सी गति पर पड़ी। कोई एकदम चुपके से अकबर के निकट आया और उसकी मूंछों में हल्की सी छेड़छाड़ करने लगा। बीरबल चुपके से निकला और आवाज से पहले ही उस व्यक्ति की कुर्सी पकड़ ली। लोगों ने देखा कि वो व्यक्ति एक छोटा सा नौकर था, जिसकी चाल तेज और हाथों में अद्भुत फुर्ती थी। उसने पसीना सर पर जमाया और आंखों में डर था। उस नौकर ने झट से स्वीकार किया कि उसने ये काम किया है। उसकी जुबान कांप रही थी, पर उसने बताया कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वह किसी पुराने खेल के असफल कलाकार का बेटा था, जिसे उन्होंने कभी राजा की मूंछों पर मजाक करने को मजा आता। वो चाहता था कि लोग उसकी कला की सराहना करें कि कैसे वह इतने छोटे से हरकतों में माहिर है। पर बीरबल ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और कहा कि ये कला नहीं, अपमान है। अकबर ने नौकर की सुनवाई की और वो छोटी सी कथा सामने आई। नौकर ने बताया कि वो बचपन से छलिच पेटा, हंसी ठिठोली से बड़ा हुआ था और अक्सर महल के लोगों द्वारा अनदेखा किया जाता था। उसने कहा कि एक रात उसने महल के पीछे से गुजरते समय देखा कि राजा थके हुए सो रहे थे और उनकी मूंछें थोड़ी असाधारण ढंग से उठी हुई थी। उसकी आंखों में कला की चाह थी और उसकी कमजोर यदि परेशान दिल ने उसे उस रात छेड़ने पर मजबूर कर दिया। बीरबल ने सुनकर सांस ली और बोला, हमें न तो कठोर होने चाहिए, नहीं इसको मजाक में बदल देना चाहिए। ये मौका है कि हम उसे समझाएं। अकबर ने भी यही कहा कि दोषी को सजा नहीं, बल्कि शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने नौकर को पकड़कर नहीं डंडा दिया, बल्कि उसे सीखने और सुधारने के लिए महल के कुछ कामों में लगवा दिया, ताकि वो अपनी कला को सकारात्मक रूप से प्रयोग कर सके। राज के महकमे में छोटे छोटे दिखाने वाले कार्यक्रमों में, जहां उसकी चपलता लोगों का मनोरंजन कर सके, न कि किसी का अपमान कर सके। महल में फिर से वही शांति लौट आई। लोगों ने देखा कि न केवल बीरबल ने सत्य का पता लगाया, बल्कि राजा की दया और समझ भी दिखाई। उन्होंने नौकर के अंदर की कला को नई राह दी और उसे महल के लोगों के बीच सम्मानित किया। समय के साथ वो नौकर महल का एक लोकप्रिय मनोरंजक बन गया। उसकी फुर्ती और हाथों की कौशल का प्रयोग अब लोगों को हंसाने और मनोरंजन करने में होता। वो बचपन की चोट और अपमान से निकलकर नए रंगों में खिल उठा और महल के लोग अक्सर हंसते हुए कहते, किसने नोचा था मुझे? जो नोचा उसने हमें एक नई प्रतिभा दी। कहानी का असर सिर्फ महल तक सीमित नहीं रहा। गांव और शहर में भी ये बात फैल गई कि अकबर ने दया दिखाई और बीरबल ने चालाकी से सत्य को उजागर किया। लोगों ने ये समझा कि कभी कभी खामोशी और समझ ही सबसे बड़ी ताकत होती है और दंड के बजाय सुधार ऐसी चीज है
जो समाज को सुंदर बनाती है। नैतिक 40 शब्दों में दंड से पहले समझ और शिक्षा दें। गलतियां अक्सर अनबुझी चाह और अकेलेपन से होती है। बुद्धि और दया मिलकर इंसान की बुरी आदतें बदल सकती है।